मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रात हमेशा की तरह व्यस्त थी, लेकिन 9 सितंबर की रात की हवा में कुछ अलग था। एक अनजाना डर, एक बेचैनी। किसी को पता नहीं था कि आधी रात के बाद होने वाली उड़ान, फ्लाइट 909, भारतीय इतिहास की सबसे रहस्यमयी और डरावनी घटना बनने वाली है। रात 12:02 AM फ्लाइट 909 रनवे पर तैयार थी। विमान बड़ा नहीं था, एक मिड साइज पैसेंजर जेट जिसमें 62 यात्री, 2 पायलट और 4 क्रू मेंबर सवार थे। विमान का कमांड संभाल रहे थे कैप्टन आर्यन देशमुख, जिन्हें लोग स्काई वुल्फ कहते थे। उनके साथी थे को पायलट सना कुरैशी, तेज दिमाग और शांत स्वभाव वाली। यात्रियों में हर तरह के लोग थे। किसी की बिजनेस मीटिंग थी, किसी का हनीमून, कोई घर लौट रहा था, कुछ पहली बार उड़ान भर रहे थे। सब अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे। उन्हें नहीं पता था कि आज की उड़ान उन्हें ऐसी जगह ले जाएगी जिसमें समय भी काम नहीं करता। टेक ऑफ 12:07 AM पर विमान हवा में उठ चुका था। नीचे शहर की जगमगाहट छोटी होती जा रही थी और ऊपर आसमान गहरा काला। सब सामान्य था जब तक कि 12:29 AM नहीं हुई। सना ने कॉकपिट के डिस्प्ले पर झुककर देखा। सर, रडार पर कुछ अजीब दिख रहा है। आर्यन ने भौहें चढ़ाई। मैग्नेटिक डिस्टर्बेंस इस रूट पर? हाँ सर, ऐसा पहले कभी नहीं देखा। रडार स्क्रीन पर एक गोल आकृति चमक रही थी, जैसे कोई विशाल रिंग। विमान उसके करीब जा रहा था और रडार अचानक हैंग होने लगा। सीट बेल्ट साइन ऑन होते ही यात्रियों में हलचल फैल गई। कंपन शुरू हो चुका था। सिग्नल ड्रॉप हो गया। रेडियो नो सिग्नल दिखा रहा था। यात्री घबराने लगे। सीट नंबर 40A पर बैठा 8 साल का बच्चा आरव अपनी मां का हाथ कसकर पकड़ रहा था। मां, प्लेन नीचे क्यों जा रहा है? मां उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनकी आवाज कांप रही थी। विमान अचानक बाईं ओर झटका खा गया। लाइट्स टिमटिमाने लगीं। क्रू मेंबर अनुष्का यात्रियों से चिल्लाकर बोल रही थी, कृपया घबराएं नहीं, सीट बेल्ट लगाएं। लेकिन जो अगला झटका आया, उसने सबको कुर्सियों के साथ चिपका दिया। विमान तीव्र गति से नीचे गिर रहा था। कॉकपिट में आतंक सना ने कंट्रोल पकड़ लिए। सर, ऊंचाई तेजी से गिर रही है। आर्यन ने इंजन पावर बढ़ाई, लेकिन इंजन जैसे जवाब दे रहे थे। बाहर समुद्र की काली सतह चमक रही थी, जैसे किसी अंधेरी दुनिया का दरवाजा खुला हो। इंजन 1 फेल, इंजन 2 रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। सना की आवाज कांप रही थी। अचानक कॉकपिट में एक अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कोई रेडियो में फुसफुसा रहा हो। 909, नीचे आओ, नीचे। सना डर से जम गई। सर, यह आवाज कहां से आ रही है? आर्यन ने पहली बार डर महसूस किया। यह हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं है। विमान समुद्र की ओर बढ़ता जा रहा था। नीचे का पानी चमकने लगा, जैसे किसी विशाल सर्कल के बीच से नीली रोशनी उठ रही हो। सना चिल्लाई, सर, ये क्या है? ऐसा समुद्र पहले कभी नहीं देखा। दुर्घटना 12:36 AM विमान 909 उस नीली रोशनी के बिल्कुल ऊपर था और तभी पूरे विमान में अंधेरा छा गया। चिल्लाहटें, रोना, सीटों से टकराने की आवाज, बच्चों की चीखें, सब कुछ एक साथ। कॉकपिट काला हो चुका था। आर्यन ने आखिरी बार कहा, अगर हम बचे तो बताना पड़ेगा कि हमने क्या देखा। और उसी क्षण विमान समुद्र में समा गया। लेकिन टक्कर की आवाज सामान्य नहीं थी। ऐसा लगा जैसे विमान पानी में नहीं, बल्कि किसी नरम सुरंग में फिसल गया हो। 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, फिर सन्नाटा। एक अजीब, वजनदार सन्नाटा। दुर्घटना के बाद अगली सुबह जब कोस्ट गार्ड विमान के डूबने वाली जगह पहुंचे, तो उन्होंने एक अनहोनी देखी। समुद्र बिल्कुल शांत था। न कोई मलबा, न सीट, न फ्लोटिंग डिब्री, न तेल की गंध, कुछ भी नहीं। ऐसा लग रहा था कि यहां कभी कोई विमान आया ही नहीं। NDRF की टीम ने जगह चिन्हित की, पर उनकी तकनीकें भी समुद्र के नीचे के 300 मीटर के बाद सिग्नल खो देती थीं, जैसे नीचे कोई अदृश्य दीवार हो। सरकार ने मामले को नेविगेशनल एरर बताकर बंद करने की कोशिश की, लेकिन एक हफ्ते बाद मछुआरे रमेश ने अजीब बात बताई। हमने रात को समुद्र के भीतर किसी विमान की खिड़कियां चमकती देखीं। रोशनी पानी के भीतर चल रही थी, जैसे कोई नीचे से उड़ रहा हो। सरकार ने उसे अफवाह कहकर भगा दिया, लेकिन वह बात सच थी, क्योंकि उसी रात एक सैटेलाइट ने 12:36 AM पर उसी जगह एक गोल नीली चमक कैप्चर की थी और उसके बीच एक आकृति
जो बिल्कुल विमान जैसी लग रही थी। फ्लाइट 909 के गायब होने के बाद पूरे 1 हफ्ते तक कोई सबूत नहीं मिला। सरकार ने खोजबीन रोक दी और मीडिया को नेविगेशन एरर कहकर भ्रमित कर दिया। लेकिन उसी वक्त इंडियन ओशन रिसर्च यूनिट IORU नाम की गुप्त एजेंसी को सैटेलाइट द्वारा भेजी गई तस्वीरें मिल चुकी थीं। तस्वीरों में साफ दिख रहा था समुद्र के भीतर एक नीला चमकता गोला और उसके अंदर एक लंबी आकृति जो किसी विमान की तरह दिख रही थी। इस ऑपरेशन के लीडर थे कमांडर विक्रम चौहान, 20 साल के अनुभव वाले डीप सी स्पेशलिस्ट। उनके साथ 4 लोग थे, रीना डाइवर, साहिल सोनार एक्सपर्ट, कैलाश नेवीटेक और ओमर अंडर वाटर कैमरा कंट्रोल। तारीख 17 सितंबर रात 11:10 PM टीम समुद्र में प्रवेश करती है। नीले क्षेत्र की ओर यात्रा जैसे जैसे पनडुब्बी गहराई में उतर रही थी, पानी का रंग बदल रहा था। पहले गहरा नीला, फिर स्याह काला, फिर पिच काला। कमांडर ने कहा, 300 मीटर के बाद रेडार ब्लैंक हो जाएगा, तैयार रहो। और 312 मीटर पर ठीक वही हुआ। हर स्क्रीन काली हो गई, सिर्फ पनडुब्बी की अपनी लाइटें जल रही थीं। रीना कांपती आवाज में बोली, सर, हमें यह मिशन रोक देना चाहिए। यह जगह सामान्य नहीं है। विक्रम शांत थे। हमारी सरकार ने एक विमान खोया है और हमें जवाब देना है। आगे बढ़ो। अचानक ओमर चिल्ला उठा, सर, सामने कुछ दिख रहा है। दूर अंधेरे में एक नीली चमक जगमगा रही थी, जैसे पानी के अंदर कोई विशाल सूरज छिपा हो। जैसे जैसे वे पास जा रहे थे, विक्रम की आंखों के सामने एक ऐसा दृश्य उभर रहा था जिसे देखकर उनका दिल रुक सा गया। विमान 909 मिल चुका था। वो हजारों टन पानी के दबाव के बावजूद पूरा का पूरा सही सलामत खड़ा था, किसी जादुई बुलबुले में कैद। और ऐसा लग रहा था कि विमान धीरे धीरे सांस ले रहा हो। उसकी खिड़कियों में मंद रोशनी चमक रही थी, जैसे अंदर कोई अभी भी जगा हो। रीना ने कांपते हुए कहा, सर, यह कैसे संभव है? इतनी गहराई में तो धातु भी पिघल जाती है। साहिल ने धीमे स्वर में कहा, सर, यह सामान्य समुद्र नहीं है। यह कोई एनर्जी फील्ड या मैं क्या कहूं, कोई दूसरी जगह का दरवाजा लगता है। पनडुब्बी विमान के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। विमान के अंदर का दृश्य विक्रम ने हैच खोली और रीना के साथ बाहर निकल गए। कैलाश और ओमर पनडुब्बी में ही रहे। विमान का दरवाजा बिना किसी जोर के अपने आप खुल गया, जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा हो। अंदर का माहौल मानो समय थम गया हो। पहली पंक्ति में बैठे लोग उसी मुद्रा में जमे हुए थे जैसे दुर्घटना के ठीक पहले बैठे थे। एक महिला की आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें पुतलियां नहीं थीं, सिर्फ सफेद। एक आदमी के हाथों में मोबाइल था। स्क्रीन पर आखिरी नोटिफिकेशन 12:35 AM, टर्बुलेंस अलर्ट। रीना रो पड़ी। ये लोग हूबहू उसी पोजीशन में बैठे हैं जैसे घटना के 1 सेकंड पहले थे। अचानक एक लड़के की घड़ी चलने लगी, टिक 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 टिक। लेकिन वह लड़का बिल्कुल स्थिर था, जिंदा जैसा पर मृत जैसा। रीना बोली, सर, ये लोग मरे हुए नहीं लगते। ऐसा लगता है कि ये इसी पल में फंसे हुए हैं। विक्रम ने कहा, टाइम लूप। ये पूरा विमान किसी समय जाल में फंसा है। कॉकपिट का सच। जब वे कॉकपिट में पहुंचे, कैप्टन आर्यन कंट्रोल पकड़े बैठे थे। उनके होंठ खुले थे, जैसे वे अभी भी कुछ चिल्ला रहे हों। को पायलट सना पीछे मुड़ी खड़ी थी। उसकी गर्दन पर पानी के बुलबुले अटके हुए थे, पर वह सांस नहीं ले रही थी। लेकिन उसी वक्त कॉकपिट रेडियो अपने आप चालू हो गया। 909, नीचे आओ, नीचे। रीना चीख पड़ी, सर, ये वही आवाज है, वही जिसने विमान को नीचे खींचा था। विक्रम ने रेडियो को छुआ और पूरा विमान कांप उठा। अचानक कॉकपिट की स्क्रीनें अपने आप चालू हो गईं। उन पर एक मैप उभर रहा था, लेकिन यह मैप पृथ्वी का नहीं था। तो क्या था? एक काले घुमावदार गोले के बीच में एक रेखा बनी हुई थी। रेखा पर लिखा था, डेड जोन 12:36। रीना बोली, सर, ये वही समय है जब विमान गायब हुआ था। स्क्रीन की रेखा चमकने लगी। विमान तेज आवाज करने लगा, जैसे कोई उसमें लौटने की कोशिश कर रहा हो। रीना ने विक्रम का हाथ पकड़ा, सर, हमें निकलना होगा। ये जगह सुरक्षित नहीं है। लेकिन विक्रम कॉकपिट की दीवार पर बने एक निशान को घूर रहे थे, एक गोल चिन्ह जिसे खरोंच कर बनाया गया था। उस पर एक वाक्य लिखा था जिससे रीना का खून जम गया, हम नीचे नहीं गिरे,
हमें नीचे खींचा गया था। समुद्र की गर्जना अचानक बाहर नीली रोशनी तेज हो गई। विमान कांप रहा था, जैसे कोई उसे फिर से कहीं ले जाना चाहता हो। रीना चीख पड़ी, सर, ये जगह टूट रही है, वापस चलिए। वे दोनों भागते हुए विमान से बाहर निकले और तेजी से पनडुब्बी में लौटे। साहिल चिल्लाया, सर, एनर्जी फील्ड अस्थिर हो रहा है, हमें यहां से निकलना होगा। पनडुब्बी ऊपर उठने लगी। विमान धीरे धीरे पीछे छूट रहा था और तभी विमान की खिड़कियों की रोशनी एक साथ जल उठी, जैसे भीतर बैठे लोग उन्हें जाते हुए देख रहे हों। रीना ने घबराकर कहा, वो हमें देख रहे हैं। और फिर वो गोल नीला गोला तेज रोशनी के साथ फट गया। हल्का झटका लगा और विमान गायब हो गया, जैसे वो कभी था ही नहीं।